हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मानव जनन के 150 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो नीट 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और RUHS एग्जाम, BSc नर्सिंग के जो भी एग्जाम होते हैं आपके स्टेट में, तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे हों और सभी NCERT बेस्ड हैं और MTG फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस हैं सभी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो नर जनन तंत्र का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र मनुष्य के नर जनन तंत्र के एक भाग के आरेखित चित्र को दर्शाता है। नामांकित भाग A, B, C व D को पहचाने और सही विकल्प चुने। तो आपको इनमें से सही विकल्प बताना है कौन सा है। और 150 क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं आपको ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। यदि आप ऑप्शंस खुद से पढ़ लेना तो मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका 1 से 1.5 घंटे में ही सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। 1 घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। तो चलो, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब फर्स्ट, ये जो आपका है वास डिफरेंस है और ये इधर जो है ये सेमिनल वेसिकल्स है। और सी है आपका प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्रंथि है ये वाली। और डी जो है आपका ये आपकी है नीचे की तरफ, ये आपका होने वाला है वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से सर्टोली कोशिका FSH करती है और लीडिंग कोशिका जो होती है वो LH करती है। लीडिंग कोशिका LH, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र की भाषा इफ्रेंसिया बंद हो जाती है तो गैमिट्स का संवहन यहाँ से यहाँ नहीं होगा। तो कहाँ से कहाँ तक गैमिट्स का स्थानांतरण नहीं होगा, मतलब संवहन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस से एपिडाइमिस तक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 3 कथन दिए गए हैं, प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान है, उस विकल्प को चुने जो किन्हीं 2 कथनों में रिक्त स्थान की सही पूर्ति करता है। तो आपको 2 कथन चुनना है जो रिक्त स्थान की सही पूर्ति करता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखो, इसका फर्स्ट वासा इफ्रेंसिया, प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर से वासा इफ्रेंसिया और रेटेटेस्टिस नामक 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होती है। वासा इफ्रेंसिया आएगा यहाँ और यहाँ रेटेटेस्टिस आने वाला है। और सीमा आएगा पेनिस के बड़े सिर को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। यह एक निश्चित त्वचा के वलय से ढका होता है जिसे अग्रच्छद कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने NCERT में नहीं पढ़ी हुई है, यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो MTG फिंगर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी है। तो 5 क्वेश्चन है, वह लैंगिक ग्रंथि जो एक द्रव बनाती है जिसे फ्रक्टोज शर्करा होती है, जिसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है जो स्पर्मेटोजोआ को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन्स होता है जो मादा जनन मार्ग में स्पर्म्स ओवम संलयन के लिए संकोचन उत्पन्न करता है, वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमिनल वेसिकल्स। वीडियो स्पॉज करके आप आंसर्स कमेंट में देने की कोशिश करें और आप कमेंट में बताना कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मानव जनन तंत्र से संबंधित 3 कथन नीचे दिए गए हैं, इससे संबंधित वह विकल्प चुने जो ट्रू और गलत मतलब फॉल्स कथनों को बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब स्पर्मेटोजून के मध्य भाग को स्पर्मेटोजून का पावर हाउस भी कहते हैं, ये सही है। और वासा डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स और वासा इफ्रेंसिया की एक नलिका से जुड़ा होता है, ये गलत है। और सी है सीमेन सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि और टेस्टिस से आने वाले स्पर्म के स्त्रावण का संग्रहण करता है, ये सही है। ये सेकंड वाला गलत है, बाकी ये 2 फर्स्ट और थर्ड ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली कोशिका। सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन है, सर्टोली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई टेस्टिस की लंबवत काट के चित्र में बहुत से भागों को दर्शाया गया है, नामांकित भागों A से G को नीचे दी गई सूची से पहचानिए। A से G को ये आपको पहचानना है, इनमें से क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए में जो आने वाला है वो क्या आएगा, फर्स्ट
कैप्यूट एपिडिडाइमिस। यहाँ पर क्या आने वाला है? एपिडिडाइमिस। यह है एपिडिडाइमिस, यह आपकी भाषा फ्रेंस है। और सी में आने वाला है आपका रेटेटेस्टिस, यह है आपका रेटेटेस्टिस। और डी में आएगा आपका वासा डिफरेंस, डी है आपकी ये वासा डिफरेंस। और ई में आएगा आपका कॉर्ड एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ई में आ जाएगा कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ओके। और एफ में आ जाएगा सेमिनिफेरस नलिकाएं, ये एफ जो है ये सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं। और जी जो है आपकी ये क्या है? ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, डी है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको इस एनसीईआरटी में से कर लेना है यदि आपको समझ में नहीं आया हो। क्वेश्चन है मनुष्य में सेमाइनल प्लाज्मा निम्न से भरपूर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांश मैमल्स में टेस्टिस वृषण कोष स्क्रोटल सैक में उपस्थित होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उनसे सही को चुनें। आपको सही बताना है इनमें से कौन सा सही है। उसका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मतलब बी जो है एक द्रव स्त्रावित करता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक द्रव स्त्रावित करता है जो पेनिस के ल्यूब्रिकेशंस में मदद करता है। और डी है टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है, परंतु ये बी, ये मतलब डी है आपका वृषण जो टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है परंतु स्पर्म नहीं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्रावण का कार्य क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्रावण का कार्य क्या है? उसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्म सक्रियता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस का वह सिरा जो टेस्टिस के सिर पर होता है, क्या कहलाता है? उसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्यूट एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि इसके नीचे स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है? तो ये हो जाएगा सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट है निम्न में से क्या मेमेलियन टेस्टिस के लिए सही है? मेमेलियन टेस्टिस के लिए बताना है आपको क्या सही है। तो सही हो जाएगा इसका सर्टोली कोशिका, सेमिनिफेरस नलिका और रेडिंग कोशिका। ये मेमेलिया कोशिका में पाई जाती, टेस्टिस में पाई जाती है। नेक्स्ट है सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही मेहनत लग रही है बनाने में। नेक्स्ट है आपको मनुष्य के नर जनन तंत्र से संबंधित मेल को बताना है कौन सा सही है इनमें से। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट में आ जाएगा जी। ये जो स्पर्म उत्पन्न करता है, ये स्पर्म उत्पन्न कौन करता है? ये है वृषण, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है स्पर्म उत्पन्न करती है। और सेकंड का है ई, मतलब स्पर्म्स को पेनिस द्वारा शरीर के बाहर लाना, ये कौन करता है? स्पर्म को ये है ये, इसको हो जाएगा ई है। आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रोटम का तापमान जो वृषण के क्रियात्मक रहने हेतु तो आवश्यक होता है सदैव शरीर के तापमान से लगभग एक स्थान कम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे 2.5 होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन सर। नेक्स्ट है नीचे दिए गए टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट के चित्र में कुछ सेमिनिफेरस नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, ए से डी नामांकित भागों को पहचाने और सही विकल्प चुने। आपको ए से डी बताना है कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिका है। और बी जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगी आपकी। और सी है इंटरटीशियल कोशिका, ये इंटरटीशियल कोशिका है। और डी क्या है आपका? स्पर्म्स, ये स्पर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। बार्थोलिन ग्रंथि स्थित होती है, बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ स्थित होती है यह बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में वेजाइना के दोनों ओर, मनुष्य के जो वेजाइना है उसके दोनों ओर बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं। नेक्स्ट है दिया गया चित्र मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित भागों ए, बी, सी व डी को पहचाने और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प है, जल्दी बताएं आप इसका आंसर। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ए आपका सर्विक्स ग्रीवा, बी क्या है आपका यूटेराइन गुहा, गर्भाशय गुहा है आपकी, और फैलोपियन नलिका, सी जो है आपका फैलोपियन नलिका है, और डी क्या है ये ओवरी है मतलब अंडाशय है। नेक्स्ट है दिया गया चित्र मनुष्य के मादा जनन तंत्र की एक आरेखित काट का है, तो 3 भागों के सही समूह को पहचानना आपको इनमें से कौन सा सही है।
तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका इनफंडिबुलम है, थर्ड जो है, और फोर्थ जो है आपकी फिम्बरी है, ये क्या है फिम्बरी जालर, और फाइव्थ जो है आपका क्या है सर्विक्स ग्रीवा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ एक ग्राफियन फॉलिकल का चित्र दिया गया है, नामांकित भागों ए से ई को पहचाने और सही विकल्प चुने। आपको ए से ई तक बताना है कौन सा सही है। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीका एक्सटर्ना। ए है आपका थीका एक्सटर्ना सबसे बाहर की परत, और थीका इंटरना उसके अंदर की परत होती है थीका इंटरना, और सी है आपका ओवम लास्ट में, और डी है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलोसा ये क्या है ग्रेन्युलोसा, इसके अंडाशय से बाहर जो है आपका ग्रेन्युलोसा ओवम से, और ई क्या है आपका एंट्रम, ये पूरी आपकी एंट्रम। ओके नेक्स्ट है 23, ओव्यूलेशंस के बाद मैमल्स की ओवरी का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो ओव्यूलेशंस के बाद मैमल्स की ओवरी का कौन सा भाग है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफियन फॉलिकल। एमटीजी फिंगर टिप्स के आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको क्लास 12 और 11 के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्लास 12 के पहले सभी क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। लगभग 20 दिन में सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको बस लास्ट तक बने रहना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक मानव मादा जन्म के समय 1 अरब अंडों मतलब प्रारंभिक oocyte के साथ जन्म लेती है, केवल कुछ 500 अंडों को ही परिपक्व का मौका मिलता है। बचे अंडों का क्या होगा, बचे अंडों का क्या होगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बचे हुए अंडे टूट जाएंगे और अवशोषित हो जाएंगे, अर्थात जिन डिजेनरेटिव फॉलिकुलर एस्ट्रेसिया हो जाएंगे, एट्रेसिया हो जाएंगे। नेक्स्ट है 25, नीचे दिए गए श्रृंखला में मेमल्स को छांटिए और सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुनना है आपको। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट फेलियोपियन नलिका है, फर्स्ट जो है मतलब स्क्रोटम रेटेटेस्टिस फॉलोपियन नलिका और वाल्स डिफरेंस, ये क्या है आपका फेलियोपियन नलिका के भाग है वाले, और इजैक्यूलेटरी वाइनी ये सेकंड का है, मतलब ओवरी यूटेरस वेजाइना इजैक्यूलेटरी वाइका ये सब किसके हैं इजैक्यूलेटरी वाहिनी है। एक्रोसोम, एक्रोसोम ग्राफियन फॉलिकल कार्पस लूटियम और सर्विक्स ये एक्रोसोम के भाग हैं, और टेस्टिस प्रोस्टेट टेस्टिस सेमाइनल वेसिकल्स और कार्पस ग्रंथि, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट है एमटीजी फिंगर टिप्स की, सभी एनसीईआरटी की लाइन सभी इसमें क्लियर हो रही है होगी आपकी, यदि आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हो तो सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, जो बाहर क्वेश्चन से बाहर के वो आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट है 26, नीचे दिए गए अनुच्छेद में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओविरस। ओवरिस प्राथमिक मादा जननांग है, जो ओवम और हार्मोन्स, यहाँ आएगा ओवम और यहाँ आने वाला हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्राथमिक जननांग लंबाई में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और पेल्विक भित्ति और यूटेरस से लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है लाइन टू लाइन, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 27 का आंसर क्वेश्चन है, मनुष्य के मादा जन्म तंत्र के नीचे दिए गए चित्र में ए से एफ तक नामांकित भागों को पहचानिए। ए से एफ तक बताना आपको क्या क्या होने वाले हैं, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। 27 इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये सर्विक्स, ये क्या है आपका सर्विक्स, और बी है वेजाइना, सी है यूटेरस और यूरिनरी ब्लेडर, डी है यूरिनरी ब्लेडर, और ई है आपका क्लाइटोरिस, और एफ जो है आपका वेजाइनल ओरिफिस, ये आपका वेजाइनल ओरिफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा बाह्य जेनाइटलिया में होते हैं, मादा बाह्य जेनाइटलिया में होते हैं क्या होते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मॉन्स्क्यूविस, फोर्थ कैलाइटोरिस, और 5 है लेविया मेजोरा, ये मादा बाह्य जननांग है ये आपके। नेक्स्ट है यूटेरस का निचला संकरा सिरा क्या कहलाता है, यूटेरस का जो निचला संकरा सिरा है वो क्या कहलाता है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विक्स। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मनुष्य की ओवरी की अनुप्रस्थ कार्ड में ए से एफ को पहचानिए और सही विकल्प चुने। आपको ए से
एफ तक बताने हैं कौन सा सही है। इसका सही आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अभी पढ़ता हूँ आपके लिए। ग्राफियन फॉलिकल, ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है और तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ। ये बी है आपका तृतीयक एंट्रम फॉलिकल के साथ, और सी है ओवम, ये ओवम है, और डी है कार्पस लूटियम, और ई है आपका प्रारंभिक फॉलिकल, ये प्रारंभिक फॉलिकल है, और एफ है कार्पस एल्विकेनस, कार्पस एल्विकेनस। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथि की एक कार्ड दर्शाती है। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निप्पल प्लस एरियोला। स्तन ग्रंथि की एक कार्ड क्या दर्शाती है? निप्पल प्लस एरियोला, ठीक है। और मेमोरी लोब्स, एल्वियोलाइस और वाइनी, ये हो जाएगा। और एम्पुला प्लस लैक्टिफेरस वाइनी, लैक्टिफेरस डक, ये आपके सही है। थर्ड वाला गलत है। स्त्रावित दूध मेमोरी लोब्स की एल्वियोलाई कोशिकाओं से होकर निप्पल तक लैक्टिफेरस वाहिका एल से प्रदर्शित करेंगे, और मेमोरी वाहिका एम से प्रदर्शित करेंगे। मेमोरी नलिका टी से और मेमोरी एम्पुला के द्वारा निम्न क्रम में पहुंचता है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा टी, टी है आपका मेमोरी नलिका, टी है आपका मेमोरी नलिका, ये मेमोरी नलिका। फिर आएगा मेमोरी वाहिका, एम है मेमोरी वाहिका, और उसके बाद आएगा मेमोरी एम्पुला, और लास्ट में आएगा लैक्टिफेरस वाहिका। ऐसे इस क्रम में दुग्ध निप्पल तक पहुंचता है मेमोरी लोब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरी में हम पा सकते हैं, ओवरी में हम क्या पा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला है 33 का डी, सब चीज पा सकते हैं। मतलब देखो, प्राथमिक फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, रक्तवाहिनी और कार्पस लूटियम, सब चीज को हम पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन से संबंधित क्वेश्चन है। एक मनुष्य के स्पर्म्स के दिए गए चित्र में नामांकित ए बी सी डी व ई भागों को पहचानिए और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है। शुक्राणु का परिपक्व शुक्राणु का चित्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ए, ये आपका एक्रोसोम है, और बी आपका केंद्रक है, बी में केंद्रक है, सी में सेंट्रियोल है, और डी में आपका ये मिडल पीक है, मध्य भाग शुक्राणु का। इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और जो सबसे लास्ट में है ये प्लाज्मा झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में 2n बराबर 16 है, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज में है, तो प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमेटिड की संख्या कुल कितनी होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, तो प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, और इसलिए 8 क्रोमोसोम में कुल 16 क्रोमेटिड होंगे। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, ओके। और तो 8 क्रोमोसोम में कितने होंगे? 16। एन बराबर ज्ञात करना है आपको, तो 16/8, 16/2, तो कितने हो गए? 8। तो प्रत्येक में कितने होते हैं? प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो 8 में कितने होंगे? तो आपको कितने हो जाएंगे? 16, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमेलियन ओवम का दूसरा परिपक्व विभाजन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब तक ओवम में स्पर्म्स प्रवेश नहीं करता। मैमेलियन ओवम का दूसरा परिपक्वन कब होता है? परिपक्वन विभाजन होता है जब तक ओवम में स्पर्म्स प्रवेश नहीं करता। तो नेक्स्ट मनुष्य में पहले म्योटिक विभाजन के अंत में नर जर्म कोशिका इसमें विभेदित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही बताना है इनमें से कौन सा है अगुणित और दोगुणित, इनमें से कौन सा अगुणित है और कौन सा दोगुणित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयकोसाइट अगुणित होता है और प्रारंभिक स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? द्विगुणित होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक श्रृंखला में गलत आइटम को पहचानिए, चिन्हित करें और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है और गलत को पहचानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी मतलब स्पर्मेटोसाइट, पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया था। नेक्स्ट है एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या आता है? एंडोमेट्रियम, कार्पस लूटियम, एक्रोसोम, ग्राफियन फॉलिकल, और वासा डिफरेंस, फैलोपियन नलिका, एपिडाइमिस, कार्पस लूटियम, ये क्या है? फैलोपियन नलिका से संबंधित है। और टेस्टिस, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल्स, कार्पस ग्रंथि, ये सब क्या है? टेस्टिस से संबंधित है। ये पीछे किया था शायद क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न कथनों में प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है इनमें से 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट सेमिनिफेरस नलिका स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करती है, जबकि लीडिंग कोशिका
टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। यहाँ पर क्या आने वाला है, स्पर्मेटोजोआ, और यहाँ टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। और फाइट स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स के निर्माण की विधि क्या कहलाती है? इसकी विधि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का परिपक्वन जो होता है वह स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी देखो दोबारा से पढ़ता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की विधि क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का परिपक्वन जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट है, दिया गया अधूरा फ्लो चार्ट मनुष्य की मादा के गैमेटोजेनेसिस पर हार्मोन्स के प्रभाव को दर्शाता है। इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और एबीसीडी को पहचानना। आपको एबीसीडी क्या है इसमें? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब फर्स्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच एक हार्मोन है जो जीएनआरएच स्त्रावित होता है। और यो जीएनआरएच जो है अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। फिर अग्रपीयूष ग्रंथि एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्त्रावित करती है, एफएसएच और एलएच। और ओवरी में जाता है एफएसएच और एलएच। तो डी हो जाएगा आपका। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है? स्त्रावित करता है। और ये गर्भाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्पर्म्स की पूंछ का मुख्य भाग निम्न प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल्स व्यवस्था को दर्शाता है। मनुष्य के जो स्पर्म की पूंछ का मुख्य भाग है वो किसको दर्शाता है? तो 42 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 9+2। आपने पढ़ा होगा 9+2। नेक्स्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का न्यूनकारी विभाजन इनके परिवर्तन के दौरान होता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का न्यूनकारी विभाजन जो होता है वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स के दौरान होता है, परिवहन होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, स्पर्म्स के फिजियोलॉजिकल परिपक्वन के समय उसकी गतिशीलता और निषेचन की क्षमता यहाँ बढ़ जाती है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडिडाइमिस में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ओवरी से निम्न में से क्या मुक्त होता है? ओवरी से क्या मुक्त होता है? अंडाशय से क्या मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक ओसाइड। नेक्स्ट है, दिया गया अधूरा फ्लो चार्ट नर के गैमेटोजेनेसिस पर हार्मोन्स के प्रभाव को दर्शाता है। फ्लो चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें और एबीसी को पहचानिए। आपको एबीसी पहचानना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पीयूष ग्रंथि से जब आईसीएसएच आता है तो ये काम करता है लीडिंग कोशिका पे, और एफएसएच आता है, यहाँ कोशिका बतानी है, इधर कौन सी कोशिका पर कार्य करता है। बी आपको बताना है, बी में क्या आने वाला है। तो इसका सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो बी में जो आएगा वो सर्टोली आ जाएगा। एफएसएच जो है वो सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है और उद्दीपित करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक मनुष्य की मादा में जीवन की कौन सी अवस्था में oogenesis प्रारंभ होता है? oogenesis कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणीय विकास के दौरान ही हो जाता है। सभी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं वेर गौर कर रहा हूँ। यदि आप क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो आपका चैप्टर अच्छा नहीं होगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। कि मुझे भी पता चले कि आपके 150 क्वेश्चंस में से कितने सही हैं। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ रखी हो तो, और यदि नहीं भी पढ़ रखी तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, लगा लो ढंग से, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दी गई तालिका स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर दर्शाती है। गलत विकल्प चुने, आपको गलत विकल्प चुनना है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोजेनेसिस यह एक एगोनिक संरचना को दूसरी एगोनिक संरचना में बदलती है, ये गलत है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इसमें एक दोगुणित संरचना का एगोनिक संरचना में परिवर्तित होता है, ये गलत है। बल्कि सही है आपका स्पर्मेटोजोआ बनने की विधि है स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के विभेदन की विधि है स्पर्मियोजेनेसिस। और वृद्धि और विभाजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, विभाजन और वृद्धि नहीं होती। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या विभाजन और वृद्धि नहीं होती। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और एक स्पर्मेट से 1 स्पर्मेटोजोआ बनता है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल इसमें परिवर्तित हो जाती है। तो 49 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कार्पस लूटियम में। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन
फॉलिकल किसमें परिवर्तित हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम में। नेक्स्ट है, एक मनुष्य की परिपक्व टेस्टिस में स्पर्म्स के निर्माण की स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मेटोगोनिया आएगा सबसे पहले, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर लास्ट में जो आएगा बन जाएगा वो आपका स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको बताना है 50 में से अभी तक आपके कितने सही हुए हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो पर 100 लाइक आती हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी। 100 लाइक्स का टारगेट है आपका, आप 100 लाइक कंप्लीट करें, करवाएं जरूर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में से कितने स्पर्म्स बनते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्पर्म्स बनते हैं। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से जो है 2 स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट है, सेमिनिफेरस नलिकाओं की गुहा में सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्पर्मेटोजोआ को मुक्त करने की विधि कहलाती है? तो 52 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्मिएशन। अभी तक एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बाहर का नहीं है, सभी क्वेश्चंस किसके हैं? एमटीजी फिंगर टिप्स के हैं और एनसीईआरटी, तो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे कि आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजेनेसिस के दौरान प्रत्येक द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कार्यात्मक अंड और 3 पोलर बॉडीज। 4 कार्यात्मक अंड को करेगी और 3 पोलर बॉडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? आपको ये वाला चित्र बताना है क्या दर्शाता है। ओवरी की काट, सेमिनिफेरस नलिका की काट, टेस्टिस की लंबत काट और परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमिनिफेरस नलिका की काट, सेमिनिफेरस नलिका की काट। नेक्स्ट है, स्पर्म्स के मध्य भाग में होता है। मध्य भाग में मैंने अभी आपको स्पर्म्स की संरचना बताई थी और आपको बताया था पूरे स्पर्म में क्या होता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप खुद बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के तत्काल बाद मेमेलियन अंड एक झिल्ली से ढका होता है, उसे कहते हैं? तो 56 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोरोना रेडिएटा। ओव्यूलेशन के तत्काल बाद जो मेमेलियन अंड एक झिल्ली से ढका होता है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्पर्म्स के मध्य भाग के मध्य की अनुप्रस्थ काट में दिखेगा? मध्य भाग में क्या दिखेगा? ये अभी पीछे भी कराया था मैंने आपको क्वेश्चन, ऐसा ही। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, आपको मिलान करना है कौन सा सही है आपको। तो 58 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक्रोसोम जो है ये स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोन, और बी एंडोमेट्रियम ये यूटेरस से संबंधित है, और पोलर बॉडी यूजेनेसिस करती है पोलर बॉडी, और क्लाइटोरिस जो है रूडिमेंट्री इरेक्टाइल उत्तक है। के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस लूटियम निम्न से विकसित होता है? कार्पस लूटियम निम्न में से विकसित होती है? तो 59 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफेन फॉलिकल। कार्पस लूटियम से क्या विकसित होता है? ग्राफेन फॉलिकल। नेक्स्ट है, कथन को बताना, आपको सही कथन बताने हैं। तो 60 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोनों सही है। एक ग्राफेन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और फॉलिकल कोशिकाएं सिबलिंग कोशिकाओं की तरह समझी जा सकती हैं, और दोनों एक ही जनन कोशिका उगोनिया में माइटोटिक विभाजन द्वारा उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस निम्न के द्वारा प्रेरित होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होती है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH के द्वारा प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं? तो 62 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16, इसका आंसर जो आएगा सी, क्योंकि 62 है ये। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो है 4 स्पर्मेटोसाइट्स उत्पन्न करता है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोसाइट उत्पन्न करता है, स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करता है। एक जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है वो 4 स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसलिए ये 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है 16 स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करेंगे। एक प्राथमिक कितना करता है? 4, तो 4 कितने करेंगे? 16। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक ओवम की बाहर से अंदर की परत बतानी है आपको, कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना रेडिएटा, मतलब बाहर से सबसे बाहरी जो परत है कोरोना रेडिएटा है, उसके अंदर की है जोना पेलिसुडा और वाइटेलाइन झिल्ली, लास्ट की है वाइटेलाइन झिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक स्पर्म का असली जेनेटिक भाग होता है? जेनेटिक भाग किसमें होता है ये आपको बताना है, तो इसका सही आ जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर में होता है। स्पर्म्स के सिर में जेनेटिक भाग होता है। नेक्स्ट है, ओसाइड में द्वितीयक परिपक्वन होता है। ओसाइड में द्वितीयक परिपक्वन होता है, कहां पर होता है द्वितीयक परिपक्वन? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका में द्वितीयक परिपक्वन होता है ओसाइड का, फैलोपियन नलिका में। ओजेनेसिस की कौन सी अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है? ओजेनेसिस की जो कौन सी अवस्था है जिसमें पहली पोलर बॉडी बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मियोसिस में ही पोलर बॉडी बनती है। नेक्स्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस में परिपक्वन अवस्था में होता है। परिपक्वन अवस्था में क्या होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मियोसिस द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड का बनना। मियोसिस द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में परिपक्वन अवस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट है, नर गोनेट्रस की निम्न में से कौन सी कोशिकाओं का समूह अगुणित कोशिकाओं को दर्शाता है? आपको अगुणित कोशिका बतानी है, इनमें से कौन सी अगुणित कोशिका को दर्शाता है? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये अगुणित कोशिका को दर्शाता है। नेक्स्ट है, ओजेनेसिस में एक द्विगुणित कोशिका रिक्तस्थान ओवम या ओवा उत्पन्न करती है। एक द्विगुणित कोशिका कितने ओवम उत्पन्न करती है ओजेनेसिस में? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ओवम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजेनेसिस से अगुणित अंड स्पर्म से कौन सी अवस्था में निषेचित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक ओसाइड में। द्वितीयक ओसाइड में एक्रोसोम इसका भाग है। एक्रोसोम बताना आपको किसका भाग है एक्रोसोम। आपको स्पर्म्स की जब संरचना बताई थी तो उसमें सभी नाम दिए हुए थे, तो आपको बताना है उसमें से कौन सा है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। एक्रोसोम इसका प्रकार है लाइसोसोम का। आर्तक चक्र से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं आप। तो 72 है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत ही कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूं मैं, नहीं कुछ बकवास कर रहा हूं बीच में। तो आपको बस वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपका चैप्टर जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये वाले 150 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वीडियो लाइक जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले मैं अपनी बुक से पीडीएफ बनाता हूँ, फिर उसके बाद इसमें जो निशान लगे हुए हैं तो उन्हें हटाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो ये सब आपके लिए हो रहा है। तो आपको क्लास 12 और क्लास 11 की सभी चैप्टर के क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 72 क्वेश्चन है, नीचे मनुष्य के मादा जनन चक्र की महत्वपूर्ण घटनाओं की एक अव्यवस्थित सूची दी गई है। तो इन घटनाओं के सही क्रम को पहचानिए और सही विकल्प बताना आपको कौन सा सही विकल्प। तो 72 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट जो है सबसे पहले एफएसएच का स्त्रावण होगा। एफएसएच का स्त्रावण होगा, फिर फॉलिकल की वृद्धि एवं ओजेनेसिस होएगा। उसके बाद फिर आपका होगा एलएच की मात्रा का अचानक बढ़ जाएगा, एलएच की मात्रा अचानक से बढ़ जाएगी। फिर ओव्यूलेशन होएगा, फिर कार्पस लूटियम की वृद्धि हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान पाई जाने वाली घटनाओं का निम्न में से कौन सा मेल सही है? आपको सही बताना है इनमें से कौन सा मेल सही है। तो 73 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है, बाकी सब गलत है। देखो, स्त्रावी प्रवस्था कार्पस लूटियम का विकास और प्रोजेस्टेरोन के स्त्रावण का बढ़ना, ये स्त्रावी अवस्था में होता है। कार्पस लूटियम का विकास होएगा और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण बढ़ जाता है ऋतुस्राव चक्र के दौरान, आर्तव चक्र के दौरान, एमसी के दौरान। नेक्स्ट है, एक साधारण ऋतुस्राव चक्र में निम्न में से कौन सी एक घटना समय अवधि के साथ सही मेल खाती है? सही मेल बताना आपको कौन सी खाती है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोमेट्रियम का पुनः बनना जो होता है 5 से 10 दिन में। एंडोमेट्रियम जो पुनः बनती है वो 5 से 10 दिन में बन जाती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए एक ग्राफ एक ऋतुस्राव चक्र के दौरान पिट्यूटरी हार्मोन्स के स्तरों को दर्शाता है। फर्स्ट और सेकंड बताना है आपको क्या आएगा। ये डायग्राम का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, तो आपको फर्स्ट और सेकंड में बताना है क्या आने वाला है। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट में आ जाएगा एफएसएच, ये जो हल्की हल्की लाइन दिख रही है वाली आपको, इसी है आपकी एफएसएच की, और ये ब्लैक लाइन जो है आपकी क्या है, एलएच की। नेक्स्ट है, एक नियमित चक्र वाली महिला में ऋतुस्राव न होने का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण हो सकता है? इनमें से कौन सा मुख्य कारण हो सकता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवम का निषेचन, ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, ऋतुस्राव चक्र के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और 2 सही कथनों को चुनें। 2 सही कथन चुनने हैं आपको, कौन सा 2 सही कथन है।
तो 77 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड सही है। ऋतुस्रावण का न होना गर्भावस्था की एक और संकेत करता है। ऋतुस्रावण का न होना गर्भावस्था की ओर संकेत करता है। ओके, और एलएच का उच्च स्त्रावण ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है हमने, अब आप और बताओ इसका क्वेश्चन। नीचे दिया गया ग्राफ ऋतुस्राव चक्र के दौरान ओवेरियन हार्मोन्स के स्तर को दर्शाता है। फर्स्ट व सेकंड क्या दर्शाता है? फर्स्ट और सेकंड क्या दर्शाता है? अंडाशय हार्मोन का स्तर है। तो 78 का आंसर बताना है आपको क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ये ब्लैक वाली है एस्ट्रोजन, वहां पर ब्लैक वाली क्या थी? एलएच थी, और यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोजन है, और ये सेकंड वाली है प्रोजेस्टेरोन, वहां पर थी एफएसएच। एफएसएच बढ़ी हुई थी उस वाले ग्राफ में, और इसमें कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र के रक्त बहने वाली अवस्था में अनिषेचित द्वितीयक ओसाइट्स का स्वयं टूटने लगते हैं, ऑटोलिसिस होता है, तब हार्मोन्स की भूमिका क्या होती है? तो 79 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी से एलएच के स्त्रावण को रोकता है, जो कार्पस लूटियम के परावर्तन रेगुलेशन का कारण बनता है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस हार्मोन का नाम बताओ जिसकी ऋतुस्राव स्त्रावण में कोई भूमिका नहीं होती, कोई सी भी भूमिका नहीं है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, टीएसएच। इसकी कोई भूमिका नहीं है ऋतुस्रावण में। एलएच, एफएसएच और एंड्राडियोल इनकी सबकी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और हार्मोन स्तर को सुसंबद्ध करें। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा भले से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलएच बढ़ेगा। एलएच बढ़ेगा और एफएसएच कम होएगा। फर्स्ट वाले में जो है एलएच बढ़ेगा और एफएसएच कम होएगा, और सेकंड में एलएच और एफएसएच उच्च स्तर में रहेगा। देखो इस वाले स्तर में जो रहेगा वो क्या होएगा? एलएच तो बढ़ेगा और एफएसएच कम होएगा, और यहाँ सेकंड वाले अवस्था में क्या होएगा? एलएच और एफएसएच उच्च स्तर में रहेंगे, और थर्ड में एलएच स्तर कम होगा और एफएसएच स्तर स्थिर होगा। ओके, नेक्स्ट है, एक स्त्री के लिए ऋतुस्रावण के शुरू के दिन से लेकर गर्भ धारण करने की अधिकतम संभावना का समय क्या है? एक स्त्री के ऋतुस्रावण के शुरू के दिन से लेकर गर्भ धारण करने की अधिकतम संभावना क्या है, का समय क्या है? तो ये बताना है 82 का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया आरेखित चित्र मनुष्य की मादा के ऋतुस्राव चक्र को दर्शाता है। ऋतुस्राव चक्र की 3 प्रवस्थाएं एबीसी को पहचानिए। आपको एबीसी बतानी है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है अवस्था। तो 83 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये फर्स्ट है आपकी स्त्रावी अवस्था है, और सेकंड जो है ऋतुस्राव प्रवस्था है, और ये प्रचुरोध भवन प्रवस्था है, सी वाली प्रचुरोध भवन। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र मादा जनन तंत्र का है। यूटेरस की कौन सी भित्ति एबीसी ऋतु स्त्रावण के दौरान टूटेगी? आपको कौन सी भित्ति सब टूटेगी ये बताना है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब एंडोमेट्रियम। ये क्या है? लास्ट वाली है एंडोमेट्रियम। आपको 3 परत का नाम पता है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की जो है पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली आपकी मायोमेट्रियम, और लास्ट वाली है एंडोमेट्रियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ऋतुस्राव चक्र के दौरान होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई है, इन घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुने। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपको सही क्रम में बताना कौन कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले ऋतुस्राव चक्र के दौरान होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ऋतुस्राव चक्र के दौरान आपको कौन सी घटनाएं हैं जो होती हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या होगा? एस्ट्रोजन का स्त्रावण हो जाएगा, उसके बाद एंडोमेट्रियम भित्ति का प्रोलिफरेशन होएगा, और फिर एलएच का सर्ज होएगा, फिर होएगा ओव्यूलेशंस। ओव्यूलेशंस के बाद होने वाला है आपका कार्पस लूटियम की वृद्धि होगी। कार्पस लूटियम की वृद्धि के बाद प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण होएगा, और उसके बाद होएगा कार्पस लूटियम का टूटना, और लास्ट में जो होगा वो ऋतुस्रावण हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स के स्त्रावण का बंद होना तत्काल ऋतुस्रावण का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स के स्त्रावण का बंद हो जाना ऋतुस्रावण का कारण बनता है प्रोजेस्टेरोन। मनुष्य के 28 दिन के ओवेरियन चक्र में ओव्यूलेशन होता है।
तो इसका आंसर बताना है आपको। तो 87 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, चक्र के 14वें। ये भी अब हमने पीछे भी किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रतिरोध भवन प्रवस्था के दौरान यूटेराइन भित्ति में होने वाली कुछ परिवर्तन है। तो 88 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनियां का लंबा और कुंडलित होना। एंडोमेट्रियम के रक्त वाहिनियों का लंबा होना और कुंडलित होना, ये प्रतिरोध भवन प्रवस्था के दौरान यूटेराइन भित्ति में होने वाली कुछ परिवर्तन है। नेक्स्ट है मनुष्य की मादा में सामान्य ऋतुस्राव चक्र के दौरान ओव्यूलेशन होता है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोलिफेरेटिव प्रवस्था के अंत में। प्रोलिफेरेटिव प्रवस्था के अंत में। नेक्स्ट है यदि मेमेलियन ओवम निषेचित होने में असफल हो जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना असंभव होगी। इनमें से कौन सी घटना असंभव होगी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन स्त्रावण बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का जो स्त्रावण है वो बढ़ेगा मेमेलियन ओवम निषेचित होने में असफल हो जाता है तो नेक्स्ट है ऋतुस्राव चक्र की वह प्रवस्था जो 7 से 8 दिनों के लिए होती है। 7 से 8 दिनों के लिए कौन सी प्रवस्था होती है। तो 91 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक, फोलिकुलर प्रवस्था जो है 7 से 8 दिन में होती है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम की मरम्मत निम्न द्वारा होती है। एंडोमेट्रियम की मरम्मत किसके द्वारा होता है। 93 का आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन के द्वारा। एंडोमेट्रियम की मरम्मत निम्न के द्वारा होती है, एस्ट्रोजन के द्वारा। और अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पर इससे मतलब 100 और 150 क्वेश्चन अभी तक नहीं कराए किसी ने भी एमटीजी फिंगर टिप्स की। तो पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगी हिंदी मीडियम में। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे कि आपको हर वीडियो मिले एमटीजी फिंगर टिप्स की। तो चलो नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम की मरम्मत निम्न के द्वारा होती है, ये कर दिया आपका एस्ट्रोजन के द्वारा। नेक्स्ट है 94, एक मानव मादा रजोनिव्रत मेनोपॉज की अवस्था में इस उम्र के आसपास पहुंचती है। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 साल की अवस्था में। मानव मादा के लिए निम्न में से कौन सा क्या गलत है, आपको क्या गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्भावस्था के दौरान निकले हुए अंडे मर जाते हैं मानव मादा के लिए, क्या गलत है, ये गलत है। बाकी ऋतुस्राव चक्र लगभग 28 दिनों का होता है, सही है। मेनोपॉज 45 से 55 साल की उम्र में होता है, ठीक है। और ऋतुस्राव लगभग 4 दिन तक चलता है। नेक्स्ट है मेनोपॉज पर मूत्र में इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। मेनोपॉज अवस्था में जो होता है मूत्र में किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH का। नेक्स्ट है दिया गया चित्र एक सामान्य ऋतुस्राव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में कोई परिवर्तनों को दर्शाता है। परिवर्तनों को पहचाने और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ ओव्यूलेशन और ऋतुस्राव दिया हुआ है। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होता है वो आपका सी वाली अवस्था में होता है और ऋतुस्राव जो होता है वो इस अवस्था में, यहाँ पर ऋतुस्राव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन रजोनिव्रत मेनोपॉज के बारे में सही है। सही बताना है आपको कौन सा सही है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनोपॉज का आरंभ ऑनसेट प्रमुख रूप से फॉलिकल एट्रिएसिया के कारण होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 98 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी 52 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं और जब आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से करोगे तो आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे होने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन सही हो और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सभी। अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं देखा होगा इसमें, मतलब मिलते जुलते सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। लाइन बाई लाइन पढ़ना आपको बस। तो 99 क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में निषेचन एवं अंतरोपण वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। दिए गए चित्र में मनुष्य की परिवर्धन की अवस्था और साथ ही गर्भवती स्त्री में इसके होने की सही जगह को पहचाने और दोनों के लिए सही विकल्प चुने। परिवर्धन अवस्था और घटना स्थल कौन सा है। तो 99 ऑप्शन है आपका सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्टोसिस्ट। परिवर्तन अवस्था कौन सी है, ब्लास्टोसिस्ट और यूटेराइन भित्ति। नेक्स्ट है फीटस का लिंग तय होता है। फीटस का जो लिंग है वो कब तय होता है। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर गैमेट द्वारा निषेचन पर। जब नर गैमेट द्वारा निषेचन पर होता है। तो आपको 100 क्वेश्चन में से बताने हैं कि आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट जरूर किया करो जिससे कि आप मुझे भी पता चले और आप कहाँ से हो ये जरूर बताओ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 कथन मनुष्य के भ्रूणीय विकास से संबंधित हैं।
भ्रूणीय विकास से कौन से 4 कथन है जो संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिक क्लीवेज विभाजनों के साथ ब्लास्टोमियर छोटा और छोटा हो जाता है। क्लीवेज विभाजनों के साथ जो है ब्लास्टोमियर छोटा और छोटा हो जाता है, छोटे से भी छोटा हो जाता है। और क्लीवेज विभाजनों के फलस्वरूप कोशिकाओं की एक मेरुला नामक गेंद बनती है। नेक्स्ट है मनुष्य की वयस्क मादाओं में ऑक्सीटोसिन है। मनुष्य की जो वयस्क मादाओं में ऑक्सीटोसिन है, उसका क्या क्या काम है ऑक्सीटोसिन का? इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसव के समय शक्तिशाली यूटेराइन संकुचनों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों 4 कथनों में से प्रत्येक में 1 या 2 रिक्त स्थान है, वह विकल्प चुने जो किन्हीं 2 कथनों के रिक्त स्थान में सही रूप से भरे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8 मतलब ब्लास्टोमिस, ये आपका ये वाला सही इससे पढ़ते हैं हम अभी। ब्लास्टोसिस्ट रिक्त स्थान में फर्स्ट माना है ब्लास्टोसिस्ट के यूटेरस की एंडोमेट्रियम में अंतस्थापन को इम्प्लांटेशन कहते हैं और यह गर्भावस्था, सेकेंड में आएगा गर्भावस्था के रूप में प्रमाणित होता है। और आंतरिक कोशिका समूह में फर्स्ट स्टेम नामक कुछ कोशिकाओं होती हैं जिनमें सभी उत्कों और रंगों का बनने की क्षमता होती है, सभी उत्कों रंगों में बनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान, आपको मिलान करना है कौन सा सही है। तो 104 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लीवेज माइटोटिक विभाजन, क्लीवेज में माइटोटिक विभाजन होता है। मोरुला छोटा मलबेरी है मोरुला। पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी है निषेचन, पॉलीस्पर्मी निषेचन। और इम्प्लांटेशंस, एंड इम्प्लांटेशंस कहाँ पर होता है? एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स को निम्न में इनकी गतिशीलता और निषेचन क्षमता बढ़ाने के साथ फिजियोलॉजिकल परिपक्वन होता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन्युलस पदार्थ की एक क्रिया जो जोना पेलिसुडा को कड़ा बनाती है और पॉलीस्पर्म्स के बंद होने को सुनिश्चित करती है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टिकोल क्रिया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुच्छेद के रिक्त स्थानों को आपको रिक्त स्थान भरना है, इनमें से कौन सा सही है? एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को अभी। इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, मैथुन के दौरान पेनिस द्वारा सीमेन वेजाइना में छोड़ा जाता है और इसे फर्स्ट में बताना है क्या है, फर्स्ट में वीर्यसेचन कहते हैं। ओके, और ओवरी द्वारा मुक्त किया गया ओवम जो एम्पुलरी स्थमिक संधि कही जाती है में जाता है, जहाँ थर्ड क्या है, थर्ड बताना है निषेचन होता है, जहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के दौरान एक स्पर्म ओवम की जोना पेलिसुडा परत के संपर्क में आता है और झिल्ली में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, जो अतिरिक्त स्पर्म्स होते हैं के प्रवेश को रोक देता है। और एक्रोसोम का स्त्रावण स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नीचे दिए गए घटनाओं को उचित क्रम में निषेचन से उचित क्रम में जोड़ना। आपको निषेचन के दौरान होने वाली कुछ घटनाएं जो हैं, तो इसका सही आंसर जो आएगा 108 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। सही घटना है आपकी, सबसे फर्स्ट में एक्रोसोमल क्रिया होगी, उसके बाद कॉर्टिकल क्रिया होगी और स्पर्म्स का प्रवेश होगा और लास्ट में कैरियोगेमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, ओवम में वेदन के पहले स्पर्म्स की तैयारी है। ओवम में जो वेदन के पहले स्पर्म में तैयारी है, तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटेशंस की। नेक्स्ट है, निषेचन के कितने दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होता है? निषेचन के कितने दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होता है? इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिनों के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोटिक विभाजन के बाद जाइगोट से सफलतापूर्वक 8 से 16 कोशिकाओं के ठोस समूह का बनना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरुला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के निषेचित अंडे में क्लीवेज के बारे में क्या सही है? क्लीवेज के बारे में आपको बताना है क्या सही है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। यह तब शुरू होता है जब अंड फैलोपियन नलिका में होता है। क्लीवेज कब शुरू होता है? तब शुरू होता है जब अंड जो है फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पढ़ने और सही बताना आपको कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन
फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड सही है। मोरूला अवस्था तक कोशिका आकार में बिना बढ़े विभाजित होती है, ये गलत है, बढ़ती है जब विभाजित होती है। सेकंड है कथन सेकंड, जब तक क्लीवेज पूर्ण नहीं होता तब तक जोना पेलिसुडा यथावत बनी रहती है, जैसी की है वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। जब तक क्लीवेज पूर्ण नहीं होता तब तक जोना पेलिसुडा ऐसी की ऐसी ही रहती है। सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जन्म स्वास्थ्य। उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, सब चैप्टर के 100 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, नीचे कोई सा क्वेश्चन नहीं होने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज माइटोसिस से इसके न होने के कारण अलग होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि प्रवस्था के होने के कारण अलग हो जाता है। क्लीवेज माइटोसिस से इसके न होने के कारण अलग हो जाता है, वृद्धि प्रवस्था। नेक्स्ट है निषेचन को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित करें जिसके द्वारा क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, एक अगुणित स्पर्मेटोजोवन एक अगुणित ओवम के साथ जुड़कर एक द्विगुणित जाइगोट बनाता है। एक अगुणित स्पर्मेटोजोवन है और अगुणित ओवम है, तो ये जो है द्विगुणित जाइगोट बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म का कौन सा भाग अंड झिल्ली को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं मैं अभी आपको पीछे शायद। उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, एक्रोसोम। नेक्स्ट है अंड को क्रियाशील बनाने के अलावा स्पर्म्स की एक अन्य भूमिका निम्न को अंड तक ले जाने की होती है। तो 117वां क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता इम्प्लांटेशन के दौरान। तो 118वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण प्लेसेंटा में चला जाता है और उससे गिर जाता है, प्लेसेंटा में चला जाता है और उससे गिर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म्स और अंड जाइगोट बनाने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, निम्न में से कौन से कथन उसकी भूमिकाओं के बारे में सही है। तो इसका आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। स्पर्म्स और अंड जाइगोट बनाने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, ओके। निम्न में से कौन से कथन उनकी भूमिकाओं के बारे में सही है, उनकी भूमिका के बारे में कौन सा सही है, तो ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अंड अधिकांश साइटोप्लाज्म का योगदान देता है और स्पर्म्स व अंड दोनों अगुणित केंद्रक का योगदान देते हैं। तो ये सही हो जाएगा। अंड का आकार स्पर्म से बड़ा होता है, इसलिए यह निषेचन के दौरान अधिकांश साइटोप्लाज्म देता है, जबकि स्पर्म का जो सिर्फ सिर है जिसमें केंद्रक होता है अंड में निषेचन के दौरान प्रवेश करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो 120 क्वेश्चन है, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में कुल गोनेडोट्रोफिन क्रिया को मापा गया है, संभावित परिणाम था उसका। तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण को प्रेरित करने हेतु परिवहित एचसीजी का उच्च स्तर है। दूसरी इसकी मैं आपको व्याख्या बता दूं, अंड का आकार मतलब गर्भाशय के दौरान प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। गर्भाशय के दौरान जो है वो प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है और कई हार्मोन उत्पन्न करता है, जिनमें ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडोट्रोफी, एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि होते हैं। एचसीजी कार्पस लूटियम को प्रोजेस्टेरोन स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्म परतों और उसके व्युत्पन्नों को की सही जोड़ी को पहचाने। सही जोड़ी बताने, आपको सही जोड़ी को पहचानना है। तो 121 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जर्म परतों और उसके व्युत्पन्नों की सही जोड़ियों को पहचानो। फर्स्ट सही है एक्टोडर्म, एपिडर्मिस है, एक्टोडर्म जो है एपिडर्मिस से संबंधित है। सी मेसोडर्म, पेशियां, मेसोडर्म में क्या होती है पेशियां। और डी एंडोडर्म, दांत का इनेमल, ओके। तो जैसे एक्टोडर्म, एपिडर्मिस, पिट्यूटरी ग्रंथि, कार्निया, दांत का एनिमल आदि होते हैं, इसमें एक्टोडर्म से बने होते हैं। मेसोडर्म में कौन होता है डर्मिस, पेशियां, ब्रक, नोटोकॉर्ड आदि होते हैं। और एंडोडर्म में मुंह, गोल्जिका, यकृत आदि की उपकला होती है एंडोडर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित नहीं होता। कौन सा हार्मोन जो है प्लेसेंटा के द्वारा स्त्रावित नहीं होता। तो 122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। बल्कि मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन होता है, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रलोब से स्त्रावित होता है। प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्त्रावण व संग्रहण इस हार्मोन के प्रभाव में होता है। ये मैं आपको ये व्याख्या भी करता जा रहा हूँ इसकी, आप मेरी बातों पर ध्यान से सुने और ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
123 है, गर्भावस्था की किस माह के दौरान फीटस की पहली गतिशीलता और उसके सिर पर बाल दिखाई देते हैं। फर्स्ट गतिशीलता और सिर पर कब बाल दिखाई देते हैं, तो ये क्वेश्चन सामने पढ़ा होगा 5वें माह में, 5वें महीने में जो है भ्रूण की जो है पहली गतिशीलता होती है और सिर पर बाल दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को के रिक्त स्थानों को भरें और सही विकल्प चुनें। तो उसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में मादा के गर्भ में किसी जंतु के विकास की अवस्था को भ्रूण कहते हैं। सेकंड है ब्लास्टुला की बाहरी परत को ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टुला की जो बाहरी परत है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और यह मुख्य भ्रूण को बनाने में भाग नहीं लेती, भ्रूण को बनाने में भाग नहीं लेती। आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट है ये भ्रूण को बनाने में भाग नहीं लेती। ये ऑप्शन सही है इसके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में HCG HPL व रिलैक्सिन उत्पादित होते हैं। मादा में जो HCG HPL व रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो उत्पादित कब होते हैं। तो 125 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गर्भावस्था के दौरान ही उत्पादित होते हैं ये वाले हार्मोन। ओके, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ओके, और कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, होमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG और HPL की फुल फॉर्म है होमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस और कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कार्टिकोट्रोपिन और रिलैक्सिन्स आदि स्रावित करता है इसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोडर्म से बनने वाली संरचना है, एक्टोडर्म से बनने वाली संरचना क्या है। तो 126 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट पिट्यूटरी ग्रंथि और सेकंड कॉर्नियम, ये एक्टोडर्म से बनती है। ये मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटस को पोषण और ऑक्सीजन इसके द्वारा मिलती है, तो किसके द्वारा मिलती है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा जो है फीटस को माता की यूटेराइन भित्ति के बीच का योजक है। ओके, जो पदार्थों का विनिमय करता है और खाद्य पदार्थों और ऑक्सीजन माता के रक्त से फीटस के रक्त में और फीटस के उत्सर्जित पदार्थ माता के रक्त में प्लेसेंटा द्वारा विस्तृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए से डी भागों को पहचानना है आपको, ए से डी भागों तक पहचानना है। 128 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटल विलाई। फर्स्ट यहाँ पर प्लेसेंटल विलाई हो जाएगा, योग से बी यहाँ आपका योग से और सी यहाँ आपका भ्रूण, ये भ्रूण है और डी है एम्बिलिकल कोड, ये आपकी एम्बिलिकल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमेलियन भ्रूण में ट्रोफोएक्टोडर्म का मुख्य कार्य है। मेमेलियन भ्रूण में ट्रोफोएक्टोडर्म का मुख्य कार्य क्या है। तो 129 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा का निर्माण। देखो इसका थ्योरी पढ़ता हूं मैं आपके लिए। 129 का ऑप्शन प्लेसेंटा का निर्माण। भ्रूणीय विकास के दौरान निर्मित ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाओं की एक बाहरी परत होती है, यानी जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और आंतरिक कोशिका समूह इनर सेल मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं कोरियन और एमनियोन बनाती है और इस प्रकार से प्लेसेंटा का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रोला वह भ्रूणीय अवस्था है जिसमें, गैस्ट्रोला कौन सी भ्रूणीय अवस्था है जिसमें क्या होता है। उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनाइल परतें बनी होती हैं। कोशिकाओं के पुनरावस्थावन से प्राइमरी जर्म लेयर्स के साथ ब्लास्टोसिस्ट का गैस्ट्रोला में रूपांतरण गैस्ट्रोलेशंस कहलाता है। सभी ट्रोफोब्लास्टिक जंतुओं में 3 जर्म होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कुछ कोशिकाओं की लाक्षणिक गतियों से बनती हैं, जिन्हें मार्फोजेनेटिक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान मूत्र परीक्षण में निम्न की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। तो 131 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण में आरंभिक अवस्था में सुस्पष्ट पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गिल छिद्र। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के आरंभिक भ्रूण में एक खोखली नर्व कॉर्ड, एक सुविकसित नोटोकॉर्ड और एक गिल स्लिट्स होते हैं कि एक श्रृंखला होती है जो कार्टेड के मूलभूत गुणों को दर्शाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के विकास में एक्टोडर्म निम्न को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में जो एक्टोडर्म है वो किसको बनाने के लिए होता है। इसका सही आंसर जो है आंखों का लेंस, तंत्रिका तंत्र और श्वेत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रल कॉलम निम्न से व्युत्पन्न होता है, वर्टिब्रल कॉलम निम्न के द्वारा व्युत्पन्न होता है। तो 134 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना क्या होती है। फीटस को जो प्लेसेंटा है वो जोड़ने वाली रचना क्या होती है, ये भी बताया था मैंने आपको।
एम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट है गर्भधारण की घटनाओं में कार्पस लूटियम निम्न के प्रभाव से बनी रहती है। तो 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के दौरान निम्न में से पहले क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाओं का विभेदन होता है। देखो मैं इसके बारे में भी पढ़ता हूँ। निषेचन के बाद जायगोट विदलन द्वारा कई कोशिकाएं बनाता है। निषेचन के बाद जो है जायगोट विदलन के द्वारा कई कोशिकाएं बनाता है, जो बाद में विभेदन द्वारा उत्तक अंग और अंगतंत्र, अंत में जो है अंगतंत्र बनाती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपरोक्त विकल्प चुने। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपरोक्त विकल्प चुनना है। 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गर्भधारण के एक माह बाद भ्रूण का हृदय बनता है। यहाँ पर हृदय आने वाला है। गर्भधारण के सेकंड माह में क्या होगा? दूसरे माह के, यहाँ पर सेकंड माह आ जाएगा। दूसरे माह के अंत में फीटस के हाथ और पैर, पाद और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। और प्रथम तिमाही में, थर्ड माह आने वाला है, प्रथम तिमाही के अंत में अधिकांश महत्वपूर्ण अंग तंत्र बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पाद और बाह्य जेनाइटल अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और फोर्थ में जो है यह तृतीय तिमाही के अंत में शरीर महीन बालों से ढक जाता है और आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं और आई लेजर बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री गर्भधारण के दौरान पुनः गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? यस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 139 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। एक स्त्री गर्भधारण के दौरान पुनः गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर जो गर्भावस्था के दौरान कार्पस लूटियम या प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता है, गोनाडोट्रोपिन के स्त्रावण को अवरुद्ध करता है और ओव्यूलेशन को रोकता है। ये कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिससे कि आप उन्हें भी पता चल सके कि एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, जो नीट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमटीजी फिंगर टिप्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और RUHS हो गया आपका एग्जाम, जितने भी अदर RUHS हो गया आपका एग्जाम, जितने भी अदर स्टेट के BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल जितने भी एग्जाम है, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। तो आपको बस वीडियो लास्ट तक देखनी है और सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और अभी 10 क्वेश्चन और हैं और आपको बताना है लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं। तो चलो बढ़ते हैं। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है आपको मिलान करना है। तो उसका 140 है, तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 140 का डी। प्रसव जो है यूटेरस से शिशु का बाहर निकलना। प्रसव का मतलब क्या होता है? यूटेरस से जो है शिशु का बाहर निकलना, ठीक है। गैस्टेशन क्या होता है? गैस्टेशन जो होता है ये गर्भधारण और जन्म के बीच की अवधि होती है, गैस्टेशन, ठीक है। ओव्यूलेशंस क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल से अंड का निकलना, ठीक है। और इम्प्लांटेशन ये भ्रूण का एंडोमेट्रियम से जुड़ना। और गर्भधारण, इसका आंसर है अंड और स्पर्म्स के संलयन से जायगोट का बनना। गर्भधारण का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सही मिलान का क्वेश्चन है आपका। तो 141 का आंसर जो आएगा, इसका भी आंसर क्या है? डी। हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन का रिलीज करता है। और एक्रोजोम जो है ये स्पर्म्स लाइंसिस है। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन को स्त्राव करता है। और लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है। और प्रसव जो होता है वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन से। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करवाता है? प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 कथनों को देखें और वह विकल्प चुनें जो सही है। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट सही है। देखो फर्स्ट वाला आपका क्या है? सही है। एक्रोटम एक ताप नियामक के समय कार्य करता है। यह शरीर के ताप की तुलना में टेस्टिस के ताप को 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। सही आंसर है। और सेकंड जो है गलत है। ओवम की कोरोना रेडिएटा परत पॉलीस्पर्मी को रोकती है, गलत है। और आपका थर्ड, कान का मध्य भाग एंडोडर्म परत से व्युत्पन्न होता है, सही है। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस के संयोजी उत्तकों को नरम बनाकर प्रसव को आसान बनाता है। ये क्या आपका गलत है। ये भी फर्स्ट और थर्ड ये वाले आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए 3 कथनों में से प्रत्येक में एक या दो रिक्त स्थान हैं, वह सही विकल्प चुने जो किन्हीं 2 कथनों में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करे। आपको सही बताना है जो सही पूर्ति करे रिक्त स्थानों से। तो इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। लैक्टेशंस के प्रारंभिक कुछ दिनों में उत्पन्न दूध को कोलेस्ट्रोम कहते हैं, जिसमें कई एंटीबॉडीज होती हैं जो नए जन्मे शिशु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए अति आवश्यक होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रोम होता है और एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, और सी वाले में मतलब प्रथम म्योटिक विभाजन के पूर्ण होने पर प्राथमिक ओसाइट, द्वितीयक ओसाइट और प्रथम पोलर बॉडी, यहाँ पर क्या आएगा, प्राथमिक म्योटिक आएगा और प्रथम पोलर बॉडी, सेकंड में प्रथम पोलर बॉडी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और सही कथन चुनें। सही कथन बताना है, इसका सही कथन कौन सा है। 144 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, केवल थर्ड सही है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित फीटस और प्लेसेंटा से आते हैं, यह वाला सही है। पूर्ण विकसित जो है फीटस और प्लेसेंटा से आते हैं। बाकी मैं पढ़ता हूँ इसके लिए। और प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित फीटस और प्लेसेंटा से आते हैं। प्रसव में ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फीटस सर्वप्रथम गर्भधारण के 5वें माह में गति दर्शाता है। भ्रूण का हृदय गर्भधारण के पहले माह में बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की तीसरी अवस्था आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद क्या कहलाती है। तीसरी अवस्था जन्म के बाद क्या कहलाती है, तो उसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा बाहर निकाल दिया जाता है। इस अवस्था में जो है मतलब प्रसव की तीसरी अवस्था आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो है कहलाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। प्रसव की तीसरी अवस्था प्लेसेंटल अवस्था प्रसव के बाद वह समय है जब तक कि सशक्त यूटेराइन संकुचनों द्वारा प्लेसेंटा या आफ्टर बर्थ बाहर न निकल जाए। अम्बिलिकल कॉर्ड को शिशु की नाभि के पास से काटते हैं। यह शिशु के जन्म के बाद 10 से 15 मिनट तक जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, इसमें निहित होती है, क्या होती है इसमें निहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन व एंटीबॉडीज और कम वसा होती है। जैसे कि जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से निकला पहला दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और यह 2 से 3 दिन तक निकलता है। यह स्तन ग्रंथियों के ग्लैंडुलर ऊतकों के एल्ब्यूलाई से बना पतला कोशिकायुक्त पीला द्रव होता है जो प्रोटीन एंटीबॉडी से परिपूर्ण होता है तथा इसमें वसा की मात्रा कम होती है। वसा की मात्रा जो होती है कम होती है कोलेस्ट्रॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही मिलान बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हाई यूरोनिडेस किससे संबंधित है, एक्रोसोमल क्रिया से संबंधित है। ओके, और वी कार्पस लूटियम ये प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। गैस्ट्रुलेशंस ये मार्फोजेनेटिक गति है। और कैपिसिटेशंस डी वाला ये आपका किससे संबंधित, स्पर्म्स की क्रियाशीलता से है। और कोलेस्ट्रॉल जो है स्तन ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पिलाना गर्भधारण को रोकता है क्योंकि, दूध पिलाना जो है गर्भधारण को रोकता है क्योंकि। 148 आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन द्वारा एलएच के निकलने को रोकता है और इस प्रकार ओवेरियन फॉलिकल्स पर एलएच के प्रभाव को खत्म कर देता है। यह जो है एलएच के प्रभाव को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान का क्वेश्चन सही भी 149, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, निषेचन जो है ओविडक्ट का एम्पुला संबंधित है। ठीक है, क्लीवेज ओविडक्ट का स्टमक से संबंधित है। मोरुला ओविडक्ट का अंतिम भाग है। और ब्लास्टोसिस्ट जो है ये आपका यूटेराइन भित्ति है, ब्लास्टोसिस्ट। और प्रसव जो होता है सर्विक्स में होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विकसित फीटस का बाहर निकलना वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आने वाला है, जनन स्वास्थ्य का। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।